नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी के 2 सांसद पाला बदल सकते हैं। ये सांसद हैं अजय निषाद और छेदी पासवान। टिकट कटने के बाद से ही दोनों सांसद इंडी अलायंस के संपर्क में हैं। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया है, तो सासाराम से छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट मिला है, जिसको लेकर दोनों ही सांसदों की नाराजगी की बात सामने आ रही है और सूत्र बताते हैं कि दोनों पाला बदल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अजय निषाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार हटा लिया है और इससे साफ संकेत है कि अजय निषाद पाला बदलने वाले हैं। तो बीजेपी के 2 सांसद हैं जो पाला बदल सकते हैं। बताया जा रहा है अजय निषाद और छेदी पासवान दोनों ही नाराज चल रहे हैं क्योंकि दोनों का टिकट कट गया है और इन दोनों जगह से नए उम्मीदवार उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि इसकी नाराजगी काफी ज्यादा है और इसी वजह से दोनों ही सांसद अब पाला बदलने की सोच रहे हैं। तो अब देखिए, पूर्णिया के बाद अब कटिहार सीट को लेकर भी महागठबंधन में तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कटिहार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम तय हो चुका है, लेकिन अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने भी कटिहार सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशफाक करीम ने नामांकन के लिए एनआर रसीद भी कटा चुके हैं। अशफाक करीम का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है और आरजेडी ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा है। दरअसल अशफाक करीम पहले से ही आरजेडी से कटिहार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव टिकट मांग रहे थे और बीते कई महीने से चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और उसके बाद भी अशफाक करीम ने चुनाव लड़ने के लिए एनआर रसीद कटवाई है। तो ऐसे में साफ है कि अब कटिहार सीट को लेकर भी इंडी अलायंस के अंदर तकरार देखने को मिल रही है। और लोकसभा चुनाव में प्रचार की रेस में सबसे आगे बीजेपी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, जिसमें बूथ स्तर के पार्टी पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख भी शामिल रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे, साथ ही एनडीए के लक्ष्य 400 पार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे। तो आज शाम 6 बजे सीधा संवाद होगा पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से। खासतौर पर बिहार को लेकर काफी फोकस्ड नजर आ रही है बीजेपी। 40 लोकसभा की सीटों पर जीत की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी सभी कार्यकर्ताओं को टिप्स देने वाले हैं। 2 तारीख को शाम के 6 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। बूथ अध्यक्ष से, बूथ की कमेटी के साथियों से, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, सभी लोकसभा के प्रभारी, सभी जिला के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद में जुड़े और लाखों की संख्या में इसमें भाग लेने का काम करें। मैं सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सुनकर देश में 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन सारी चीजों को सुनने का काम करें।
तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के मंत्र जो है आज दिए जाने हैं। मिशन 400 पर नरेंद्र मोदी आज टिप्स देने वाले हैं। बूथ कमेटी अध्यक्ष से सीधा पीएम मोदी संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि वर्चुअली वो उनसे जुड़ेंगे, जिसमें बीजेपी के जितने बूथ कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख को भी पीएम मोदी जो है वो इसके बारे में जानकारी देंगे। पन्ना प्रमुखों को मोदी करेंगे रिचार्ज। लाखों कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी जुड़ेंगे और पीएम मोदी चुनावी तैयारियों का उनसे भी फीडबैक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी उन सभी से जुड़ने वाले हैं और पीएम मोदी का अभियान चरम पर है। मिशन 400 का टारगेट पूरा करना है। बिहार की 40 सीट पर जीत दर्ज करनी है। ऐसे में मिशन मोड में काम किया जा रहा है। 4 अप्रैल को पीएम मोदी का जमुई दौरा भी होने वाला है और जमुई दौरे से पहले कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी सीधा संवाद करने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। पीएम मोदी संवाद को लेकर भी काफी उत्साहित हैं और नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मिशन पूरा करने के लिए ही पीएम मोदी जाने जाते हैं और बीजेपी जीत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में चुनाव प्रचार काफी अच्छे तरीके से हो, तेज तरीके से हो और इस पर भी फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी सभी कार्यकर्ताओं को टिप्स देने वाले हैं और ये टिप्स काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी के जरिए चुनाव प्रचार के साथ जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो लोगों के बीच जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी सीधी बातचीत करेंगे। तो आज शाम 6 बजे सभी 40 सीट पर वो टिप्स देने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ मंत्र दिया जाता है। बढ़ लेते हैं आगे। जेडीयू ने लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और जेडीयू ने कई मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। अब हम आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन से प्रभारी जेडीयू की तरफ से बनाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सीतामढ़ी से जयंत राज, झंझारपुर के प्रभारी मदन सहनी बनाए गए हैं। सुपौल लोकसभा सीट पर विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्णिया लोकसभा सीट की बात कर लें तो यहां पर जो है विजय चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। किशनगंज में जमा खान को जिम्मेदारी दी गई है। जमा खान यहां के प्रभारी बनाए गए हैं। कटिहार लोकसभा सीट के लिए अशोक चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। गोपालगंज के लिए अजय चौधरी को जेडीयू ने अपना प्रभारी बनाया है। मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए महेश्वर हजारी को प्रभारी बनाया गया है। तो भागलपुर लोकसभा सीट के लिए सुनील कुमार जेडीयू की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं। लेसी सिंह को सिवान लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके साथ ही नीरज कुमार को मुंगेर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। बांका के लिए श्रवण कुमार को प्रभारी बनाया गया है। और अब देखिए कि करके नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जयप्रकाश नारायण यादव नामांकन करने वाले हैं। बांका सीट से वो नामांकन करेंगे। बांका में महागठबंधन की चुनावी सभा भी होने वाली है। आपको बता दें आरजेडी उम्मीदवार हैं जयप्रकाश नारायण यादव, जो इस बार बांका से ताल ठोकने वाले हैं। उन्हें सिंबल मिल चुका है। आरजेडी के प्रत्याशी हैं और बताया जा रहा है कि वो नामांकन करने वाले हैं बांका लोकसभा सीट से। और उसके पहले रैली भी बांका में चुनावी सभा महागठबंधन की होने वाली है। और भागलपुर से अजय मंडल नामांकन करेंगे। जेडीयू प्रत्याशी हैं अजय मंडल, जो नामांकन करने वाले हैं। नामांकन में शामिल होने के लिए एनडीए के बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं। नामांकन के बाद चुनावी जनसभा भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर से अजय मंडल जो है वो नामांकन करेंगे। जेडीयू के प्रत्याशी हैं अजय मंडल और उनके नामांकन में एनडीए के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो वही मुंगेर लोकसभा सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं। अनीता 19 अप्रैल को नामांकन में आने के लिए मुंगेर की जनता को न्योता दे रही हैं। आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है। तो पति अशोक महतो ने भी कहा कि जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अनीता देवी की सीधी टक्कर जेडीयू के सांसद ललन सिंह से है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फल मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, वो ठगा महसूस नहीं करना चाहती। फिर से अपने आप को ठगा महसूस नहीं होने देना चाहती। कोई प्रतिक्रिया नहीं लग रहा है बहुत अच्छा
माहौल है, सब लोग का प्यार मिल रहा है। हम जो 17 साल जेल से के बाद हम निकल करके आए हैं, फिर भी इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए हमको ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, आज तक लड़े हैं, लड़ेंगे और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य आज से जनसंपर्क अभियान पर निकल गई हैं। सोनपुर से शुरू होकर रोहिणी सारण की 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाएंगी। अगले 4 दिन तक रोहिणी जनसंपर्क अभियान पर रहेंगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास से जब बाहर निकल रही थी रोहिणी आचार्य, 4 दिनों के जनसंपर्क अभियान पर रोहिणी आचार्य निकल गई हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में ही लगातार कैंपेन करती रहेंगी और रोहिणी आचार्य जो है, आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट से आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है और आज से वो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली हैं। पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेकर वो जनसंपर्क अभियान के लिए निकल चुकी हैं और इससे पहले वो भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कल सोनपुर गई थी, जहां हरिहर नाथ मंदिर में उन्होंने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और आज से वो जनसंपर्क अभियान पर निकली हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिनों तक वो जनता के बीच रहेंगी। रोहिणी आचार्य आज से अपने चुनाव अभियान पर निकली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहिणी जी, आज से चुनाव अभियान आपने शुरू किया है, कितनी बड़ी जीत होगी, क्या उम्मीद करती हैं आप? शुरुआत है, अब वही ना, अभी तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखते चलिए। आप लोग चल रहे ना मेरे साथ, चलिए देखते जाइए, फिर आप लोग आकलन कीजिए कि किसकी कितनी भारी जीत। आपके पिताजी भी इस लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं, आप भी जोर आजमाइश करने जा रही हैं? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिता की कर्म भूमि सारण रही है, वही मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मेरा भी कर्म भूमि अब सारण बनने जा रहा है। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जीत बड़ी होगी, 400 सीट पार करेंगे, क्या लगता है आपको? अब तो 4 जून के बाद ही ना पता चलेगा कौन हवाई कहाँ रह जाएंगे, कुछ पता थोड़ी चलेगा। चलिए। बिल्कुल, देखिए ये कहना है रोहिणी आचार्य का कि 4 जून के बाद ही ये साफ होगा कि कौन जो है वो अपने बातों पर आधारित रहता है और कौन हवाई हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोहिणी ने ये कहा कि ये इनका सौभाग्य है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से इनके पिता ने अपने भाग्य को आजमाया था, जनता की सेवा की थी, उसी लोकसभा क्षेत्र से ये भी जो है जनता की सेवा करने के लिए उतरी हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और लोकसभा पहुंचेंगी, जनता की सेवा करेंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 छपरा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, आईएएस और आईपीएस ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। केके पाठक के पास ना गाड़ी है ना गहना है। केके पाठक के पास नगद 15,000 रुपए हैं। केके पाठक के पास बचत खाता में 8.71 लाख रुपए है, यानी 8,71,000 सिर्फ उनके बचत खाता में है। केके पाठक के पीपीएफ खाता में 56.27 लाख रुपए हैं। तो वहीं डीजीपी आरएस भट्टी गहनों के शौकीन नहीं, बल्कि डीजीपी की पत्नी को सोने चांदी का शौक है। डीजीपी की पत्नी के पास 91 लाख के जेवरात हैं। डीजीपी आरएस भट्टी के पास नगद 45,000 रुपए हैं। बॉन्ड्स और शेयर में 54 लाख का निवेश उन्होंने कर रखा है। चंडीगढ़ में एक 500 वर्ग गज का आवास है। सीएम के प्रधान सचिव को पिस्टल और कैमरों का शौक है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ कैमरे के शौकीन हैं। एक निकॉन कैमरा लेंस के अलावा एक पिस्टल उनके पास है। डॉक्टर सिद्धार्थ के बैंक में 52.81 लाख रुपए जमा है। तो देखिए, जो सार्वजनिक की गई है आईएएस आईपीएस की तरफ से अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया है, उसके मुताबिक केके पाठक के पास ना कोई गाड़ी है ना, और उनके पास सिर्फ नगद 15,000 रुपए हैं। और केके पाठक बताते हैं कि उन्हें 8,71,000 रुपए और सिर्फ उनके अकाउंट में है। पीपीएफ अकाउंट में करीब 52 लाख रुपए हैं। केके पाठक के बताया जाता है कि केके पाठक के पास ना कोई गाड़ी है और ना ही कोई उनके पास गहना है। तो कितनी संपत्ति किनके पास है ये हम आपको बता रहे हैं। बिहार के डीजीपी की हम बात करें आरएस भट्टी की, तो बताया जाता है कि डीजीपी आरएस भट्टी की पत्नी के पास 91 लाख रुपए का गहना है और उन लोगों ने अपनी संपत्ति जो है वो सार्वजनिक की है। अभी हम आपको खासतौर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस केके पाठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। केके पाठक जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, जो कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। अभी आपने शिक्षा विभाग में कई सारे ऐसे फैसले देखे होंगे जो केके पाठक ने लिए, जिनसे विवाद भी काफी उत्पन्न हुआ। और अब जब संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है सभी अधिकारियों की तरफ से,
तो उसमें के पाठक के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक उनके पास ना तो गाड़ी है ना ही गहना है, उनके पास सिर्फ नगद 15,000 रुपए हैं। बढ़ते आगे, आज बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बड़ी खबर मिल सकती है। दोपहर 1 बजे बीएसईबी अध्यक्ष बिहार में कई परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर आज एसटीटी परीक्षा की तारीख की घोषणा करेंगे। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा के डेट का ऐलान भी होगा और डीएलएड परीक्षा की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा, जिसका इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी काफी दिनों से कर रहे हैं। अगली खबर सिवान से है, जहां एक महिला पर उसके पड़ोसियों ने डायन होने का आरोप लगाया और उसके हाथों पर गर्म लोहा रखकर उसे प्रताड़ित किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वीडियो सिवान के वसंतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित महिला ने डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप से 20 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब छिपाकर रखी गई थी। उत्पाद विभाग ने मैरवा थाना इलाके में छापेमारी कर शराब सहित पिकअप को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शराब पिकअप वैन से पटना ले जाई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराब लाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर पवित्रा कुमारी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया गया, जिसमें विशेष तहखाना बनाकर विदेशी शराब को। दानापुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म मामले में आरोपी के स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। बच्ची के परिजनों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, तुरंत स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गई है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने बच्ची का भी मेडिकल कराया है। में एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो अक्यूज्ड था उस मामले का, उसकी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो को अभी देखा जा रहा है, उसकी पुष्टि की जा रही है कि लोकेशन क्या थी और क्या नहीं, और जो अक्यूज्ड है उसकी फैमिली से बात की जा रही है कि क्या घटना की पुष्टि करने के लिए। जांच का ये विषय है अभी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक लड़की अपनी शादी के लिए रखे 1.5 लाख रुपए लेकर शादी से पहले ही अपने प्रेमी संग फरार हो गई। युवती की 1 मई को शादी होने वाली थी, जिसकी घर वालों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसी बीच युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और प्रेमी के साथ शादी करके शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वहीं मामले में पुलिस ने पूछताछ कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वो 1 मई के शादी होने वाला था। एकरा बीच में बड़ी भतीजी झिटकाही में रहती है। वहाँ पर तबीयत खराब हो गया था, तो देखने के लिए वहाँ पहुँचा। इसी बीच उसमें हुआ कि जो शादी करने के लिए 1.5 लाख रुपया था, 1.5 लाख रुपया लेके और चला गया। और वो लड़का विकास नाम का है, विकास दास, उसी से फुसला के अपना वो शादी उदी कर लिया है। अच्छा, तो पैसा लेके भी फरार हो गया? हाँ, पैसा लेकर फरार हो गया। कितना पैसा लगभग होगा? 1.5 लाख। लड़की के परिजनों ने बताया कि जो शादी का रखा हुआ 1.5 लाख रुपया था वो भी लेके निकल गए। इसका सूचना हमको नहीं है। अब 1.5 लाख था कि 2 लाख था कि 50,000 था। अगर लेके गई है तो बापे मतारी का लेके गई होगी, उसमें दिक्कत का कौन बात है? अपना रहेगी, जीवन यापन करे बढ़िया से, उसमें क्या दिक्कत है? दानापुर से बड़ी खबर है, कबाड़ की दुकान में आग लग गई। आसपास के इलाके तक आग फैल गई है। 18 दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। 5 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की गई। आपको बता दें, आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। वार्ड संख्या 17 की घटना बताई जा रही है, जहां अगलगी की घटना सामने आई और इस अगलगी की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के इलाके तक आग फैलती चली गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर 18 दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाया जा रहा है। 5 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश। आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आसपास की जो दुकान है वो भी इस अगलगी की चपेट में आ गए हैं। लाखों का नुकसान यहां बताया जा रहा है।
दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। वार्ड संख्या 17 की घटना है, जहां आग लगी और देखते देखते आग ने आसपास के दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बेगूसराय के युवक के परिजनों ने जबरन पकड़वा विवाह का आरोप लगाया है, तो वहीं लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध था और पिछले दिनों लड़का लड़की को भगाकर ले गया था। इस मामले में थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई थी और पुलिस के लड़के को बुलाने पर परिजनों ने दोनों की राजी से शादी करवा दी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजन लड़के के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया और पिछले दिनों छुट्टी पर घर आने के दौरान लड़के और लड़की दोनों को झांसे से सीतामढ़ी भेज दिया और थाने में अपहरण का दर्ज मामला करवा दिया गया। मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस की लड़के से मोबाइल पर बात हुई और तब लड़का लड़की को लेकर थाने पहुंचा, जहां परिजनों की मौजूदगी में दोनों की मंदिर में शादी करवा दी गई। इस मामले में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। इच्छा से मतलब शादी कर रहे हैं आपसे जी। बाद में आपको कोई दिक्कत तकलीफ देंगे तो ये कह रहे हैं हमको परिवार वाले से नहीं पता है। अभी आपके सामने बोले ना कि 2 दिन पहले ही जानकारी हुई, ये चाय के बहाने बुलाए। जी, तो बच्चे तो नहीं ना चाय के बहाने बुलाए थे। 6 महीना पहले बोल रहे हैं ये, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले। नहीं, गलत है। गलत हमेशा गलत होता है और सत्य की विजय होती है। ये भगवान का द्वार है, हम भगवान को साक्ष्य मान के जो भी बोलेंगे गलत नहीं बोले। शादी भी तो भगवान साक्षी मान के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाद में तकलीफ नहीं ना दीजिए। किस चीज की तकलीफ? लड़की को बाद में मान लीजिए। किस चीज की तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। शादी करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जेपी नड्डा से पारस की पहली मुलाकात है। पशुपति पारस के साथ उनके भतीजे और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एनडीए में हमारे सहयोगी और आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस से नई दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए हैं। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग भी देगी। सिवान में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के अभियान चला रहा है। ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही दीवार और सीढ़ियों पर चलो सिवान करें मतदान, आए हम मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान सहित कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। चित्र के माध्यम से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ साथ साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। सिवान के डीएम खुद लोगों से 25 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर अपील कर रहे हैं। साथ ही जिले के एसपी जिला वासियों को भयमुक्त माहौल में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर तैयारी जोरों पे है। सिवान में भी मतदान परसेंट बढ़े, जिसको लेकर जिला प्रशासन प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। इस वक्त देख सकते हैं ये समाहरणालय का तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बेहद पैमाने पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, आज जिलाधिकारी और सिवान के एसपी द्वारा उद्घाटन भी किया गया। चलो सिवान करें मतदान सहित कई तरह के स्लोगन दिया गया। आप देख सकते हैं लोक आम सभा चुनाव 2024 मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर, ताकि वोट परसेंट बढ़े, जिसको लेकर कई तरह के सिवान जिला में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देख सकते हैं 25 मई आइए मतदान करें, और तस्वीर को दिखाने की कोशिश करेंगे। साक्षरता अभियान, कई तरह के स्लोगन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।